क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो यहाँ पर इस चैप्टर के नोट्स हैं। जो स्टूडेंट्स 12th में हैं, नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना बेस क्लियर करने के लिए इस नोट्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? थेल्स ऑफ ग्रीस ऑब्जर्व फर्स्ट बाय रबिंग अम्बर विथ वूलन क्लॉथ दैट अम्बर कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रॉ। तो यहाँ पर थेल्स ने सबसे पहले पता लगाया था कि अंबर को जब हम वूलन क्लॉथ्स में रब करते हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि ये अंबर क्या होता है, ये वूलन क्लॉथ क्या होता है। तो अंबर जो होता है एक तरह का रेजिन होता है, गम होता है। ये कुछ पेड़ों में गोंद होती है। जब ये गोंद निकलती रहती है और वो सूख जाती है तब फिर वो गिर जाती है। गिरने के बाद फिर ये पानी से बह करके बरसात के समय समुद्र के किनारों पर पहुंच जाती है और कई सालों तक ये जब वहाँ पड़ी रहती है तो ये गोंद पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। तो इसे अंबर कहा जाता है। पुराने समय में इसे क्राउन्स में, मतलब महाराजाओं के मुकुट वगैरह में इसको लगाया जाता था। तो यहाँ पर थेल्स भी एक कारीगर था और ये अंबर को वूलन क्लॉथ में इसको साफ किया जाता था, उसके ऊपर रखा जाता था। तो उसने देखा कि ये जो लाइट ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रॉ, घास फूस जैसी चीज़ों को ये क्या करने लगा था, अट्रैक्ट करने लगा था। तो यहाँ पर जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो सीप होते हैं उनके ऊपर हेयर होते हैं, उनके फाइबर से जो बनता है उसे वूलन क्लॉथ्स बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट थे वो क्या थे? थेल्स थे। तो अंबर भी समझ में आ गया होगा, वूलन क्लॉथ्स भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं। थॉमस ब्राउन गेव द नेम इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम अंबर व्हिच वाज नोन एज इलेक्ट्रॉन। थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया और इसको कहाँ से डिराइव किया गया? इलेक्ट्रॉन से। और ये इलेक्ट्रॉन अंबर को बोला जाता था लैटिन में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ सी ही के रहता है, सी नहीं रहता है। और इसी से ये क्या बन गया है? इलेक्ट्रिसिटी बन गया, क्योंकि सबसे पहले थेल्स ने अंबर को रब करके और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को बताया था। इसलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो किसने दिया? थॉमस ब्राउन ने दिया। Rubbing some pairs of material like glass rod, plastic rod, ebonite rod, silk, fur, wool, umber could attract light objects like straw, pithballs and bits of paper. These materials are known as electrified or charged body and this phenomenon is known as frictional electricity. तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप सुन तो रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ग्लास रॉड भी है, प्लास्टिक रॉड भी है, एबोनाइट की रॉड भी है, सिल्क है, फर है, वूल है, अंबर। ये होती क्या है इनको समझते हैं। तो उन्होंने तो केवल अंबर और वूल को आपस में रब करके देखा कि लाइट ऑब्जेक्ट्स को ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बाद में और भी ऐसे प्रैक्टिकल्स हुए जिसमें अलग अलग चीज़ें भी हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यदि ये जो भी हैं ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड, एबोनाइट रॉड, सिल्क, फर, वूल, अंबर, इनको आपस में यदि रगड़ें तो इनमें भी जो है लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीफाइड। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ पर ये फिगर्स हैं, इन फिगर को बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बना है ये ग्लास रॉड है। जनरली ये सिलिका से बनता है, रेत को पिघला करके फिर यहाँ पर ये ग्लास बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्लास्टिक रॉड है। तो जो पेट्रोलियम होता है उसमें जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, गैसेस होती हैं, जब उनको पूरा डिराइव कर लेते हैं तो लास्ट में जो मटेरियल बनता है वो क्या होता है? प्लास्टिक होता है। इसके बाद यहाँ पर जो ये बना हुआ है ये सिल्क है। ये सिल्क वर्म से बनता है। सिल्क वर्म के बाहर ककून होता है, ककून में कुछ फाइबर होते हैं, उन फाइबर से क्या बनाया जाता है? ये सिल्क बनाया जाता है। इसके बाद आप इसको देख रहे होंगे फर। तो फर कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो हैं सॉफ्ट हेयर होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर होते हैं। जैसे हमारे सर के ऊपर जो हेयर हैं, बाल हैं, वो भी हम उसको क्या मानेंगे? फर हैं कहेंगे। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? फर।
तो वहाँ सुनने में नया लगता है, माने कि ये फर है, लेकिन ये तो सब जगह है, आप जानते होंगे। और ये स्ट्रा है, घास फूस है, जो सूखी घास होती है उसको स्ट्रा बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है पिथ बॉल्स। तो ये पिथ बॉल्स क्या होती हैं? तो कुछ पेड़ होते हैं और उस पेड़ का जो स्टेम होता है, स्टेम का जो इनसाइड वाला पार्ट होता है वो कुछ थोड़ा सा स्पंजी होता है, उसको निकाल करके और छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं, जिसे पिथ बॉल्स कहते हैं। तो इस तरह से ये पिथ बॉल्स का मतलब एक स्पंजी बॉल होती हैं। अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये एबोनाइट होता है। ये एबोनाइट क्या होता है? तो आप रबर सुने होंगे, एक नेचुरल रबर होती है, आर्टिफिशियल रबर होती है। तो जो नेचुरल रबर होती है वो पेड़ से प्राप्त होती है। तो ये नेचुरल रबर को ही हार्ड करके जब हम बना देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? एबोनाइट बोलते हैं। जनरली जो घर के कंघे वगैरह होते हैं वो एबोनाइट से ही बने होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपस में हम यदि कांच की छड़ को इससे रगड़ दें या इससे रगड़ दें या इससे रगड़ दें या किसी से भी हम यहाँ पर रब कर दें, तो रब करने पर जब हम कांच की छड़ को ये कागज़ के पेपर के पास ले जाएं या पिथबाल के पास ले जाएं और भी कोई लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास ले जाएं, तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से हर चीज़ में भी है कि यदि हम एबोनाइट की छड़ को इसमें रब कर दें और फिर इनके पास ले जाएं, इनके पास ले जाएं, तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है हम उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम फ्रिक्शन करने पर इलेक्ट्रिसिटी पाए हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल के लिए कॉम्ब है, तो कॉम्ब तो जो बना है वो एबोनाइट का होता है, ये पेपर बिट्स हैं। तो कॉम्ब को जब आप हेयर में चलाते हैं, माने रब करते हैं, तो उसमें ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है। और जब हम पेपर बिट्स के पास लेते हैं तो पेपर बिट्स इस पर क्या होने लगता है? अट्रैक्ट होने लगता है। तो यहाँ पर समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड बॉडी। और जिसमें जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है और इसको सबसे पहले थेल्स ने ही ऑब्जर्व किया था और इलेक्ट्रिसिटी का नाम थॉमस ब्राउन ने दिया था। चलिए अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज समझते हैं। When accumulation of charges is sufficient to break the insulation of air by producing spark and crackle is known as electric discharge। तो देखिए जब बहुत सारा चार्ज हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है एक जगह में, तो जो कंडक्टिविटी होती है एयर की वो ख़त्म हो जाती है। माने वो उसकी जो कंडक्टिविटी कहना चाहिए रेसिस्टेंस है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, वो कंडक्शन का काम करने लगता है। और जब कंडक्शन का काम करने लगता है तो चार्जेस जो हैं स्पार्क निकालते हैं, चिंगारी निकालते हैं, क्रैकल करते हैं, साउंड निकालते हैं और वो फिर न्यूट्रल बॉडी हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। तो सीधा सीधा है जो भी है चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं उन चार्जेस का निकलना ही क्या कहलाया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाया। एक एग्जांपल है, ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइटनिंग का है जो थंडर स्टॉर्म और रेनी सीजन में होता है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा इसमें लाइट भी निकलता है, साउंड भी निकलता है, जिसको आप गाज भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये होता क्यों है? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो आपस में ऐसे ऐसे चलते रहते हैं और चलने के कारण इनमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण इनके अंदर चार्ज आ जाता है और चार्ज जब बहुत सारा हो जाता है तब यहाँ जो बीच की एयर होती है अर्थ से लेकर के क्लाउड तक की वो थोड़ा कंडक्ट हो जाती है। माने वो जनरली तो एयर इंसुलेटर होती है लेकिन वहाँ पर कंडक्शन का काम करने लगती है। तो ये चार्जेस जो होते हैं नीचे की ओर आते हैं अर्थ की ओर, तो हम इसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं। यहाँ पर चार्ज जो है क्लाउड से लेकर कहाँ पर आ जाएंगे? अर्थ की ओर। और जब आते हैं तो इसमें स्पार्क भी निकलता है और साथ में साउंड भी निकलता है, क्रैकल भी निकलता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए और एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के। व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स लाइक स्वेटर, पॉलिएस्टर साड़ी इन ड्राई वेदर। तो जब हम ड्राई वेदर में साड़ी हो या फिर स्वेटर हो तो यदि हम इसको उतारते हैं तो आप देखे होंगे तो थोड़ा सा चटकट की आवाज़ भी आती है और साथ में इसमें स्पार्क भी निकलता है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। और आंधी तूफान के समय जो हम लाइटनिंग देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल था, तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर व्हाइल ओपनिंग द डोर और कार होल्डिंग द आयरन बार ऑफ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। तो जनरली कभी कभी क्या होता है कि जब हम कभी कार का डोर ओपन करते हैं या फिर बस का जो बार है, डंडा है आयरन का, उसमें जब हम छूते हैं
तो हमको थोड़ा सा करंट सा महसूस होता है, शॉक महसूस होता है। उसकी वजह ये है कि वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, क्योंकि जैसे पैसेंजर आते जाते हैं उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाता है। या हम सीट में बैठे रहते तो हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, जब हम आयरन बार को छूते हैं तो हम डिस्चार्ज होते हैं, उसमें हमको शॉक महसूस होता है। द पेपर स्ट्रिप्स गेट अट्रैक्टेड टू द टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन। और जो पेपर्स की स्ट्रिप्स होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन की ओर भी अट्रैक्ट होते हैं। आप इसको तो खुद प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि यार ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ये तो हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझ लीजिए, चार्ज ऑब्जेक्ट भी समझ लिए। तो यहाँ पर देखिए, अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट गिव्स एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक पार्टिकल्स की। एटॉमिक पार्टिकल्स जो भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। और यदि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करें तो समझ लेना चाहिए कि वो क्या है, चार्ज है। तो कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। When charges do not flow, then it is known as static electricity। अब मान लीजिए किसी बॉडी में चार्ज है और एक ही जगह पर स्टैटिक है और इधर उधर नहीं जाता है, तब हम इसकी स्टडी करेंगे, इसको समझेंगे और इसकी जो साइंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और यदि ये चार्ज फ्लो हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ द स्टडी ऑफ फोर्सेस, fields and potentials arising from static charges is known as electrostatics। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फिजिक्स की एक ब्रांच हो गई जिसमें हम जो है चार्ज का फोर्स पढ़ेंगे, फील्ड्स पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे। ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, स्टैटिक चार्ज के कारण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट फॉर द एंटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है इसकी एंटिटी हमको जानना है, तो एक एक्सपेरिमेंट है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। This is glass rod, this is also glass rod and these glass rods are rubbed with the silk। तो यहाँ पर if two glass rods rubbed with silk are brought close to each other, they repel each other। तो यहाँ पर देखिए दो ग्लास रॉड हैं, दोनों को सिल्क से हम क्या कर दिए हैं, रब कर दिए हैं। और यदि इनको हम क्लोज लाते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये ऊपर की ओर या दूसरी ओर क्या करता है, भागता है। Second condition, if two plastic rods rubbed with silk are brought close to each other, they repel each other। अब हम क्या करते हैं, ये प्लास्टिक रॉड है और ये भी प्लास्टिक रॉड है और इसको हम सिल्क से क्या करें, रब करें। और रब करने के बाद इस तरह से हम इनको क्लोज लाते हैं तो इनमें भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो है ग्लास रॉड ले लिए, एक प्लास्टिक रॉड ले लिए, दोनों को सिल्क से रब कर लिए और उनको जब हम क्लोज लाते हैं तो इसमें अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर हम दो प्रोसेस देख रहे हैं कि यहाँ रिपल्सन भी हो रहा है और यहाँ अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ कंक्लूज कर सकते हैं यहाँ पर कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, टू काइंड्स के होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्ड चार्जेस। तो जो चार्ज का नाम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। फर्स्ट क्या दिया उन्होंने, पॉजिटिव चार्ज। द चार्ज प्रोड्यूस्ड इन ग्लास बाय रबिंग इट विथ सिल्क। तो ग्लास रॉड को आप जो है यदि सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड में जो चार्ज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। सेम निगेटिव चार्ज, द चार्ज प्रोड्यूस्ड इन एबोनाइट रॉड बाय रबिंग इट विथ फर। तो यहाँ पर एबोनाइट की रॉड को फर से जब हम क्या करेंगे, रब करेंगे तो एबोनाइट की रॉड में जो चार्ज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। और आप जान चुके हैं एबोनाइट का मतलब नेचुरल रबर है जो हार्ड कर ली जाती है, इससे कंघे बनते हैं। और फर का मतलब मुलायम है, सॉफ्ट हेयर है। तो मान लीजिए हम कंघे को बाल में रब करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो कॉम्ब है वो एबोनाइट है और जो बाल है वो फर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एबोनाइट में कंघे में जो चार्ज आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ही नाम क्यों दिया गया। अनलाइक चार्जेस एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट, देयरफॉर द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड निगेटिव।
क्योंकि यदि हम अलग अलग चार्ज वाली दो ऑब्जेक्ट को रखें तो एक दूसरे को वो क्या कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो जैसे हम यहाँ मैथ्स लगा लें कि यदि सेम वैल्यू की दो चीज़ें हैं, यदि -3 है और यहाँ पर +3 है और इसको हम यदि ऐड कर दें तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब ज़ीरो हो गया। तो इसलिए यहाँ पर चार्जेस को हम क्या रखें, पॉजिटिव और निगेटिव रखें। अब यहाँ पर समझते हैं पोलरिटी ऑफ चार्ज होती क्या है। द प्रॉपर्टी व्हिच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलरिटी ऑफ चार्जेस। तो जो भी प्रॉपर्टी टू काइंड्स के चार्ज को डिफरेंशिएट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलरिटी ऑफ चार्जेस बोलते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं चार्जिंग सीरीज़ ये होती क्या है। तो यहाँ पर ये कुछ लिखे हुए हैं सब्सटेंस मटेरियल्स लिखे हुए हैं, कब इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, कब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए इस साइड ये पॉजिटिव को बता रहा है, ये निगेटिव को बता रहा है। अब कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए हम एबोनाइट को सिल्क में रब करते हैं, तो एबोनाइट इधर है इसलिए एबोनाइट में आएगा निगेटिव चार्ज और सिल्क में आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये चार्जिंग सीरीज होती है और इसमें हमेशा निगेटिव नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप इसको रब किससे करते हैं। यहाँ से देखिए फिर से, यदि एबोनाइट को रबर से रब कर दिया जाए तो अब सोचिए क्या होगा, रबर किस तरफ है, निगेटिव, तो रबर में आ जाएगा निगेटिव और इधर एबोनाइट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, पेयर ऑफ मटेरियल पर, कि आप किससे इसको रब कर रहे हैं। जैसे अब देखिए सिल्क में अभी पॉजिटिव है, लेकिन सिल्क को यहाँ ग्लास से रब कर दिया जाए तो ग्लास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये ग्लास के इधर है इसलिए इसमें क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो इस तरह से ये सीरीज होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट दोनों तरह के चार्ज को एक्वायर कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट को किस से रब कर रहे हैं। तो अभी मैं ये पूछूं कि प्लास्टिक को आप जो है फर से रब करेंगे तो क्या आएगा, तो फर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, प्लास्टिक में क्या आ जाएगा, निगेटिव। फिर मैं बोलूँ यार फर को ग्लास में रब करो तो ग्लास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, फर में क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो इस तरह से ये चार्जिंग सीरीज होती है, समझने के लिए सिर्फ आपके। तो यहाँ पर इस तरह से ये पार्ट को अब हम ख़त्म करते हैं। आगे के टॉपिक को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।